ये हमारी क्लास 2.0 मिनी क्लास है। जो पिछली क्लास थी वो क्लास नंबर 2 थी और ये समझ ले एक तरह से उसी का पार्ट है और इसको मैंने 2.0 या मिनी क्लास का नाम दिया है। पिछली क्लास में हमने इमेज को क्रिएट करना और अपस्केल करना सीखा था और इस क्लास में हम सिर्फ इमेजेस को एडिट करना सीखेंगे, लेकिन इसमें भी बहुत सी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस क्लास की अगर आउटलाइन की बात करें तो इसमें हम इमेजेस को एडिट करना, जेपीजी इमेजेस जिसमें बैकग्राउंड्स भी हो सकते हैं, जेपीजी इलस्ट्रेशन भी हो सकती हैं और फोटो रियलिस्टिक इमेजेस भी हो सकती हैं, उनको एडिट करना सीखेंगे फोटोशॉप में। उसके बाद सेकंड नंबर पे हम पीएनजी इमेजेस का बैकग्राउंड रिमूव करना और उसको एडिट करना सीखेंगे। बैकग्राउंड हम फोटोशॉप में भी रिमूव कर सकते हैं और कैनवा में भी कर सकते हैं, हम दोनों चीज़ें देखेंगे। और उसके बाद हम वेक्टर्स जो हैं उनको ट्रेस करके वेक्टर्स क्रिएट करके कंप्लीट देखेंगे कि उनको किस तरह से सेव किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास फोटोशॉप का जो सॉफ्टवेयर है वो होना चाहिए। फोटोशॉप के जो पुराने वर्जन थे उनको CS कहते हैं, जो 2017 से पहले के हैं, और उसके बाद जो अपडेट आई उसके बाद वाले फोटोशॉप को CC कहा जाता है। उनके वर्जन के साथ CC 17, 18, 19 इस तरह चलते आ रहे हैं। तो अगर आपके पास PC या लैपटॉप लो एंड है जिसमें रैम कम है या प्रोसेसर कम है तो आप 2017 और उसके बाद वाला कोई भी कर सकते हैं। उससे पहले वाला ना करना, उसमें कुछ फीचर्स कम होते हैं। तो अगर आपका PC या लैपटॉप अच्छा है तो आप 2020 कर सकते हैं, 2018, 19 कर सकते हैं या फिर आप 2024 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास इमेज ओपन करने के दो तरीके हैं। यहाँ पे आप इमेज ओपन कर सकते हैं जिस भी आपका फाइल पड़ी है, जहाँ पे भी आप वो लोकेशन सिलेक्ट करेंगे और इमेज को ओपन कर लेंगे। और सेकंड तरीका ये है कि आप फोटोशॉप को मिनिमाइज करें और यहाँ से जो इमेज आपने एडिट करनी है उसको ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें। तो आपने यहाँ पे साइड पे ला के ड्रॉप करना है तो आपकी इमेज ओपन हो जाएगी। जब भी आपकी इमेज ओपन होगी तो ये लॉक होगी, तो आपने यहाँ से लेफ्ट क्लिक करके इसको अनलॉक कर लेना है और अब हमने इसको एडिट करना है। एडिट करने से पहले आपने Ctrl+J प्रेस करना है जिससे इसकी एक कॉपी बन जाएगी। कॉपी बनाने का मकसद ये होता है जैसे कि ये गलती से एक लाइन लग गई इसके ऊपर या गलती से कुछ एडिट ऐसा हो गया जो हम नहीं चाहते थे, तो हम Ctrl+Z से भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एडिट्स बहुत ज़्यादा मसला बन गया है तो हम इस इमेज को डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगी और हमारे पास ये नीचे वाली लेयर में असल इमेज मौजूद होगी। तो हम Ctrl+J से न्यू कॉपी बना सकते हैं। फोटोशॉप में लेयर्स में काम होता है तो आपको लेयर्स को देखना और समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमने इस इमेज को एडिट करना है। मोस्टली जो जेपीजी इमेजेस होती हैं उनमें एडिट करने का सिर्फ यही होता है कि थोड़ा सा कंट्रास्ट बढ़ा दें, थोड़ा सा कलर्स इन्हेंस कर लें, जो कि आप अपनी नॉर्मल इमेजेस को भी करते होंगे, लेकिन इसमें कुछ चीज़ों का आपको ख्याल रखना होगा। अब यहाँ पे आपने जिस लेयर की जो इमेज को एडिट करना है आपने वो सिलेक्ट रखनी है और यहाँ पे आपने फिल्टर में आना है और फिल्टर के अंदर आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कैमरा रॉ फिल्टर का ऑप्शन, जिसकी शॉर्ट कमांड है Shift+Ctrl+A या आप Ctrl+Shift+A भी कह सकते हैं। इससे हम अपनी इमेज को एडिट करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे इसे ओपन कर रहा हूँ तो ये थोड़ा सा लोड लेगा। ये आपके पीसी या लैपटॉप पे डिपेंड करता है कि वो कितना अच्छा है और कितने आसानी से लोड को बर्दाश्त कर सकता है। तो यहाँ पे हमारी ये इमेज ओपन हो चुकी है और आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे हम कंट्रास्ट को थोड़ा सा बड़ा करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज के अंदर डस्ट सी और कुछ इस तरह सॉफ्ट ब्लर और सॉफ्ट फोकस सा है, जिसकी वजह से इमेज क्वालिटी इशू की वजह से रिजेक्ट होती है। तो यहाँ पे एक स्लाइडर है डी हेज का, जब हम इसको आगे लेके जाएंगे तो आपको इमेज के अंदर फर्क नजर आएगा। तो आपने इसको फुल 100 पे नहीं लेके जाना, जस्ट आपने इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है कि इमेज की जो है थोड़ी सी रेजोल्यूशन अच्छी हो जाए। ब्लैक्स को भी आपने थोड़ा सा पीछे लेके आएंगे तो ये ब्लैक्स मजीद ऐड हो जाएंगे और अगर आगे लेके जाएंगे तो ब्लैक्स खत्म हो जाएंगे। तो आपने इसको भी अपनी इमेज के हिसाब से एडजस्ट करना है। यहाँ पे आपको राइट साइड पे इस एरिया में ये रेड से नजर आ रहे हैं, तो ये रेड नहीं आने चाहिए। इनका मतलब ये है कि इस एरिया में हमारी इमेज की डिटेल्स खत्म हो चुकी हैं और आप ग्राफ में भी देख सकते हैं ये यहाँ पे फुल टॉप पे चला गया और इधर से भी मतलब हमारी इमेज जो है वो एक्सट्रीम पॉइंट्स पे क्लिप कर गई है, जिसकी वजह से इन एरिया में हमारी डिटेल्स खत्म हो गई हैं। कंट्रास्ट का काम ये होता है कि आपके डार्क एरियाज को मजीद डार्क कर देता है और आपके वाइट एरियाज को मजीद वाइट कर देता है और इमेज में जो रेजोल्यूशन और कलर्स जो हैं वो ज़्यादा शो होते हैं। तो इस तरह आपने अगर इस तरह रेड आ रहा हो आपको कंट्रास्ट थोड़ा सा बढ़ाने से, तो आपने ये हाईलाइट्स को थोड़ा सा पीछे लेके जाना है तो ये रेड खत्म हो जाएगा। इसी तरह ये शेडोज को भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। कुछ इमेजेस पहले से ही ज़्यादा डार्क होती हैं तो उसके लिए इसको थोड़ा सा आगे लेके जाना पड़ता है और कुछ इमेजेस ज़्यादा वाइट होती हैं तो उसमें शेडोज लाने के लिए इसको थोड़ा सा पीछे लाना पड़ता है। तो ये आप अपने इमेज के हिसाब से एडजस्ट करेंगे। एक दो इमेजेस पे आप वर्क करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ये
टेम्परेचर का स्लाइडर भी आप देख सकते हैं। ये आप देखेंगे कि इमेज का जो टाइम है वो किस टाइम शूट की गई है या इमेज में सीजन कौन सा शो किया गया। अगर तो वो विंटर है तो आप इसको थोड़ा सा पीछे लेके आएंगे ताकि कूल फीलिंग आएगी, कोल्ड वेदर की फीलिंग आएगी। और अगर इसको आगे लेके जाएंगे तो वार्म वेदर की फीलिंग आएगी। तो इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर यहाँ से थोड़े से एरियाज में आपका ये आ भी जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये ज्यादा एरियाज में आपका ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम इसको ओके प्रेस करेंगे तो ये हमारी इमेज आ गई है। यहाँ पे आप इसका बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हैं। बहुत सी इमेजेस बगैर एडिट के अप्रूव हो सकती हैं, लेकिन इमेज को अपस्केल करने से उसके अप्रूव होने के चांसेस तो बढ़ ही जाते हैं, लेकिन साथ में उसके डाउनलोड होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब दो इमेजेस इस तरह की अगर क्लाइंट को नजर आएंगी तो वो डेफिनेटली ये इमेज को डाउनलोड करेगा और ज्यादा प्रेफर करेगा। अब हमने क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट एस प्रेस करना है और यहाँ पे आपके पास जेपीजी का ऑप्शन होगा, ये वाला। अब कुछ लोगों को मसला ये होता है, वो समझते हैं कि अडोबी स्टॉक है वो तो जेपीजी फॉर्मेट सिलेक्ट करता है और हम जेपीईजी में सेव कर रहे हैं तो ये तो मसला हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, ये जेपीईजी फॉर्मेट होगा तो ये समझ लिया सारे फॉर्मेट्स ही इसके अंदर आ गए हैं। तो इस चीज को आपने ज़हन में रखना है। और हमने यहाँ पे ये जेपीईजी ये वाला फॉर्मेट सिलेक्ट करना है, ये 2000 वाला भी नहीं करना और स्टीरियो वाला भी नहीं करना। और अगर आपके पास यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपने यहाँ पे एज अ कॉपी पे चेक लगाना है, या अगर आपके पास न्यू वर्जन है तो आप यहाँ पे सेव एज अ कॉपी का ऑप्शन आ रहा होगा, फिर आपने वो सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ से जेपीईजी सिलेक्ट करूंगा। रेडी टू अपलोड वाले फोल्डर में मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, समर माउंटेन मॉर्निंग लैंडस्केप। और यहाँ पे आपको एक चीज बता दूं कि आपने इमेज का जो टाइटल है वो कम से कम 4-5 वर्ड का लाजमी लिखना है। आपने रैंडम उसका टाइटल नहीं देना। इमेज का नेम, इमेज का फाइल नेम मस्ट है। मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्यों जरूरी है फाइल नेम लिखना। जैसी भी आपकी टूटी फूटी इंग्लिश है आपने जस्ट सिंपल वर्ड्स में लिख देना है आपकी इमेज में जो चीजें हैं 4-5 वर्ड्स में। तो ये हमारी इमेज सेव होगी, ये प्रोसेस हो गया। इसको कैसे करना है, बाद में हम इस इमेज को डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे ये एक आदमी की पिक्चर है जो कि पोर्ट्रेट है, तो इसको मैं यहाँ पे ला के ड्रॉप करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इस इमेज की रेशो और है। तो अब हमने इस इमेज को ऐसे बड़ा छोटा नहीं करना या फिर क्रॉप नहीं करना। इसका तरीकाकार ये है कि आप इसको खत्म कर दें जो पहले से इमेजेस हैं और इस न्यू इमेज को आप लेके आए। तो फिर हमारे पास ये जो न्यू इमेज होगी वो ऑटोमेटिकली जो उसकी रेशो होगी उसी में ही ओपन होगी। या फिर इसका दूसरा तरीका ये है, अगर आप डिफरेंट रेशो की इमेज लेके आ रहे हैं, ये सिर्फ डिफरेंट रेशो के लिए है, जैसे कि मैं ये लेके आ रहा हूँ, तो इसका तरीका ये है कि आप इसको यहाँ पे जहाँ पे ये फाइल नेम है टॉप पे यहाँ पे प्लेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली न्यू टैब में ओपन होगी। जो आपको इजी लगे वो तरीका आप लगा सकते हैं। अब ये ह्यूमन की पिक्चर है, कॉपी ले ली हमने और अब हमने यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट ए प्रेस करना है तो ये हमारे पास कैमरा रॉ फिल्टर ओपन हो गया है। मैं शॉर्ट कमांड यूज कर रहा हूँ और आप भी इसे यूज कीजिएगा क्योंकि काम फास्ट हो जाता है शॉर्ट कमांड यूज करने से। ये जो डी हेज का ऑप्शन है ये आपने कोशिश करनी है कि ये 30 से अबव ना जाए। अगर हम इससे ज्यादा करते हैं तो इमेज डार्क हो जाती है और डार्क एरियाज में नॉइज हो जाती है जिसकी वजह से इमेज रिजेक्ट हो सकती है। या फिर अगर आप इसको लेके जाएं तो फिर आप ब्लैक्स को थोड़ा सा आगे लेके आएं और शेडोज को भी थोड़ा सा आगे लेके आएं। तो इस तरह आप इमेज को एडजस्ट करें और बाज़ दफ़ा एक्सपोजर के साथ भी आप प्ले कर सकते हैं, लेकिन एक्सपोजर को बहुत स्लाइटली आगे पीछे मूव करना होता है, ज़्यादा मूव नहीं करना होता। उसके बाद ओके प्रेस करना है तो ये हमारी इमेज एडिट हो गई है। अब हमने इसको सेव करना है। अब इस इमेज में हम इसका बैकग्राउंड रिमूव करके इसको एज अ पीएनजी भी सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेक्ट सब्जेक्ट और रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन है। तो आपने ये रिमूव बैकग्राउंड वाला ऑप्शन कभी भी यूज़ नहीं करना क्योंकि इसमें हमें पता नहीं चलता कि इसने किस एरियाज को सिलेक्ट किया और किन एरियाज को रिमूव किया। ऑटोमेटिकली हमारे पास रिजल्ट आ जाते हैं और वो रिजल्ट अच्छे नहीं होते। लेकिन जब हम सिलेक्ट सब्जेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये सिलेक्शन नजर आ रही है और इस सिलेक्शन को अब हम अपनी मर्जी से एडजस्ट भी कर सकते हैं इन टूल्स की मदद से। जैसे कि मैं यहाँ से कुछ हेयर्स रह गए हैं तो मैं शिफ्ट प्रेस करके रखूंगा, आपको इसके अंदर प्लस का एरो नजर आ रहा है तो मैं शिफ्ट प्रेस करके रखूंगा और जहाँ पे क्लिक करूंगा वो एरिया ऐड हो जाएगा। और अगर मुझे कुछ एरियाज रिमूव करने हैं जैसे कि ये एरियाज इतने एक्स्ट्रा ऐड हो गए तो मैं आल्ट प्रेस करके रखूंगा होल्ड करके, तो आपको ब्रश के अंदर एक माइनस का साइन नजर आ रहा होगा। इससे ये एरियाज पे हम इस ड्रैग करेंगे माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करके तो ये एरियाज डीसिलेक्ट हो जाएंगे और कंट्रोल प्लस जे प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास इसकी पीएनजी आ गई है। तो मैं इसकी पीएनजी क्रिएट नहीं करने वाला, मैं इसको एज अ जेपीजी ही सेव कर रहा हूँ। जो भी इमेज किसी आदमी की, औरत की या बच्चे की होती है और वो हाफ कट होती है या कंप्लीट होती है और वो इस तरह वर्टिकल फॉर्मेट में होती है, रेशो उसकी विड्थ कम और हाइट ज्यादा होती है, तो उसको हम
पोर्ट्रेट कहते हैं, फिर इसमें हाफ पोर्ट्रेट होता है, फुल बॉडी पोर्ट्रेट होता है। तो अब मैंने आपको 2 इमेजेस जेपीजी एडिट करने का तरीका बता दिया है। सारी इमेजेस ही इसी तरह जेपीजी आपने एडिट करनी होंगी। यहाँ पे मैं आपको एक तरीका और भी बता देता हूँ जेपीजी इमेजेस में। हो सकता है कि आपके पास फोटोशॉप का ऐसा वर्जन हो जिसमें कैमरा रॉ फिल्टर का ऑप्शन ना हो, तो ये आप अलग से भी डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से डाउनलोड करना है उसके लिए आपने मेरी व्हाट्सएप की कम्युनिटी ज्वाइन करनी है। वहाँ पे बहुत कुछ इस कोर्स के रिलेटेड जो भी रिलेटिव डाटा होगा वो वहाँ पे शेयर कर दिया जाएगा। तो अगर आपके पास वो डाउनलोड होने से भी या किसी तरह ये वर्क नहीं करता तो फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है, कर्व्स एडजस्टमेंट लेयर्स इसको बोलते हैं। यहाँ पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं ये वाला कर्व्स वाला। इसमें जो है यहाँ से आपने थोड़ा सा इसको नीचे को करना है जिससे आपका डार्क हो जाएगा, ज्यादा नीचे नहीं करना, और यहाँ से थोड़ा सा ऊपर कर देना है, तो इससे इमेज के अंदर कुछ कंट्रास्ट आ जाएगा। फिर आपने यहाँ पे आना है और ह्यू एंड कंट्रास्ट की एक लेयर बनानी है और यहाँ पे इसकी सैचुरेशन थोड़ी सी बढ़ा देनी है। उसके अलावा यहाँ पे ये एक लेवल्स का ऑप्शन है, इसके साथ भी आप प्ले कर सकते हैं डिफरेंट इमेजेस में, ये डिफरेंट तरह से वर्क करता है। उसके बाद यहाँ पे एक फोटो फिल्टर का ऑप्शन है, ये भी आप अप्लाई करके देख सकते हैं। इसमें कूलिंग फिल्टर भी है, ये इमेज की पूरी एस्थेटिक लुक ही चेंज कर देता है। तो मैं इस पे वार्म फिल्टर लगा देता हूँ क्योंकि ये इमेज कुछ इस तरह की है कि इसमें जो ब्राइटर टोन्स हैं, यहाँ पे हम अपने फिल्टर की डेंसिटी भी कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो ये आपने बहुत ज्यादा नहीं करनी, इमेज में कलर नॉइज आ जाएगी। तो ये भी आपके पास एक तरीका है इमेजेस को कलर्स इनहेंस करने का। लेकिन इसमें मसला ये है कि आप इमेज की क्वालिटी को बेहतर नहीं कर सकते। ना तो इसमें डी हेज का ऑप्शन है जिससे इमेज के जो ऊपर डस्ट वगैरह हो वो खत्म नहीं हो सकती, और दूसरा यहाँ पे मैं आपको कैमरा रॉ फिल्टर लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पे कैमरा रॉ फिल्टर के अंदर नीचे कुछ ऑप्शन हैं वो भी आपको यहाँ पे नहीं मिलते। यहाँ पे आप स्क्रॉल करेंगे तो ये कर्व्स वाले ऑप्शंस भी यहाँ पे हैं, और उसके अलावा यहाँ पे ये डिटेल्स में ये शार्पनिंग का ऑप्शन भी है। बाज दफा इमेज जो ज्यादातर रिजेक्ट इसी वजह से होती है कि वो सॉफ्ट फोकस होती है, तो इसको भी आपने आगे कुछ करना होता है। और नॉइज भी आप रिमूव कर सकते हैं आपकी इमेज अगर बहुत ज्यादा उसमें टेक्सचर वगैरह आपको फील हो रहा है तो। और यहाँ पे कलर मिक्सर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे मैं इसमें ऑरेंज को थोड़ा सा प्ले करके इस इमेज के कलर्स को एक डिफरेंट लुक दे सकता हूँ, और ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत यूजफुल टूल्स मौजूद हैं। अब इसका जो फायदा है वो ये है कि मैं यहाँ पे मेरे पास एक इमेज है ये रैबिट की, तो मैं इस इमेज को ला के यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अगर आपकी इमेज की रेशो सेम है तो आपको न्यू टैब में उसे पेस्ट करना या इसे यहाँ से खत्म करके अपलोड करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपने इसी के ऊपर ला के अपनी न्यू इमेज को ड्रॉप कर देना, तो वो यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी इमेज का साइज थोड़ा सा बड़ा छोटा है तो फिर आपके साथ इस तरह का मसला हो सकता है। तो आपने इमेज को गौर से देखना है कि वो यहाँ पे साइड से इस तरह रह ना जाए, वो इमेज फिर आपकी गलत सेव होगी और वो कभी भी अप्रूव नहीं होगी। तो इसमें फायदा ये है कि अब मैंने ये इमेज मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, तो इसमें ये जितने भी फिल्टर्स अप्लाई थे Ctrl+G से आपने इसको ग्रुप बना लेना है। अब ये सारे जो हमने इसके ऊपर लेयर्स लगाई थी एडजस्टमेंट की, वो इस वाली इमेज पे ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिफोर ये था इसका और आफ्टर ये हो गया है। तो ये इसका एक फायदा भी है इन लेयर्स का, तो आप इनको भी यूज कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं। आपने अपनी इमेज को हमेशा स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेना है। अगर आप कैमरा रॉ फिल्टर भी अप्लाई कर रहे हैं तो आपने लाजमी से ये अप्लाई करना है स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जहाँ पे ये आपकी इमेज का टेक्स्ट है, टेक्स्ट से थोड़ा सा आपने ऊपर लेकिन उसी लेयर पे रहते हुए आपने माउस का राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ पे ऑप्शन नजर आएगा ये कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट का। तो ये यहाँ पे आपकी इमेज के साथ ये एक छोटा सा बॉक्स बन जाएगा, और यहाँ पे ही आप राइट क्लिक करके इसको अगर रास्टराइज लेयर करते हैं तो ये खत्म हो जाएगा। अब स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाने का फायदा ये होता है कि हमने जो भी चेंजेस लेयर पे की होती हैं वो हम वापस उनको डायरेक्टली एडिट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये पांडा वाली इमेज पे कैमरा रॉ फिल्टर लगा दिया और इसके कलर्स चेंज कर दिए। अब मैं वापस इसके ओरिजिनल कलर्स नहीं ला सकता अनलेस के मैं एक न्यू इमेज लेके आऊँ वापस से और फिर सारी चेंजेस करूँ। तो लेकिन अब यहाँ पे आप देखें तो मैं इस रैबिट वाली इमेज में कैमरा रॉ फिल्टर अप्लाई करता हूँ और मैंने यहाँ पे इसके ब्लैक्स को इस तरह कर दिया और कंट्रास्ट ये कर दिया और मैंने यहाँ पे कर दिया ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कैमरा रॉ फिल्टर का नीचे एक न्यू आइकन बन गया और इसका साथ में स्मार्ट फिल्टर भी आ गया। तो मैं चाहता हूँ कि ये तो मुझे अच्छे नहीं लग रहे कलर्स, तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा, माउस का लेफ्ट क्लिक डबल क्लिक करूंगा तो मेरे पास यही कैमरा फिल्टर ओपन हो जाएगा और स्लाइडर सेम उसी तरह पे होंगे। हम इसको वापस से एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी से और इसको वापस से सेव कर सकते हैं इस तरह। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास कैमरा रॉ फिल्टर अप्लाई हो चुका है। हम इसको ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं। और इसमें एक फायदा ये है, यहाँ पे ये जो आपको व्हाइट एरिया नजर आ रहा है इसको मास्क कहते हैं। इसका बहुत फायदा होता है, जैसे कि
मैंने जो कैमरा रा फिल्टर लगाया है मैं चाहता हूँ कि वो इस एरियाज पे अप्लाई ना हो, तो मैं ब्रश टूल सिलेक्ट करूंगा जिसकी शॉर्ट कमांड बी है। और ब्रश टूल जो है उसका साइज हम यहाँ से भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। और माउस का अगर मैं राइट क्लिक करूँ तो यहाँ पे ये भी ओपन हो जाएगा पॉपअप, इस पे में हम साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसकी हार्डनेस और सॉफ्टनेस एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक बहुत ही यूजफुल तरीका है जो कि काम को फास्ट बनाता है, वो ये है आपने आल्ट होल्ड करके रखना है कीबोर्ड से और माउस का राइट क्लिक करना है। और अगर आप अपने माउस को राइट साइड की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये आपका ब्रश बड़ा हो जाएगा, अगर लेफ्ट साइड से करेंगे छोटा हो जाएगा। आपको डायमीटर में इसका नजर भी आ रहा होगा। और हार्डनेस अगर आपने कंट्रोल करनी है तो आपने इसी तरह ही आल्ट होल्ड करके रखना है और माउस का राइट क्लिक होल्ड करके रखना है। और अगर आप इसको नीचे की तरफ लेके आएंगे तो आपका ब्रश हार्ड हो जाएगा, अगर ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो आपका ब्रश सॉफ्ट हो जाएगा। तो मैं इसको सॉफ्ट रखूंगा और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कैमरा रा फिल्टर जो है वो इस एरिया से खत्म हो जाए। तो यहाँ पे देखें तो आपको कुछ चेंजेस नजर आ रही होंगी। यहाँ से आप इसकी ब्रश की ओपेसिटी और फ्लो भी चेंज कर सकते हैं कि कितना रिमूव हो। अब आप देख सकते हैं इस स्मार्ट फिल्टर में कुछ एरियाज ब्लैक हो गए और कुछ व्हाइट। ब्लैक एरियाज का मतलब ये है कि इन एरियाज पे जो स्मार्ट फिल्टर अप्लाई किया हुआ था वो खत्म हो चुका है, जबकि इस वाले एरियाज में स्मार्ट फिल्टर अप्लाई है। और अगर मैं चाहता हूँ कि ये तो मैंने गलती कर दी तो मैं शिफ्ट एक्स प्रेस करूंगा, जिससे आप यहाँ पे देख सकते हैं कलर्स जो हैं स्वैप हो रहे हैं। अगर मैं व्हाइट कलर सिलेक्ट कर रखूंगा टॉप पे और अब अगर मैं माउस फेरूंगा अपनी इमेज पे तो जो मैंने ब्लैक एरियाज किए थे जो मैं चाहता था कि ना शो हो उन पे भी कैमरा रा फिल्टर शो होना स्टार्ट हो गया है। जैसे कि मुझे लग रहा है कि इस एरिया में कैमरा रा फिल्टर ज्यादा अप्लाई हो गया है, इसको कुछ लो किया जाए। तो मैं शिफ्ट एक्स प्रेस करूंगा, कलर ब्लैक हो गया और मैं थोड़ी सी ओपेसिटी और फ्लो कम कर दूंगा। इससे क्या होगा, कैमरा रा फिल्टर यहाँ से खत्म तो हो जाएगा लेकिन कंप्लीट खत्म नहीं होगा, थोड़ा सा खत्म होगा। तो ऐसा करने से यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसके बिफोर रिजल्ट्स थे और ये इसके बाद के रिजल्ट्स हैं ये वाले। आप देखें ये शिफ्ट होल्ड करके आप देख सकते हैं कि ये आपने जो चेंजेस किए हैं इस ये मास्क में उनमें क्या फर्क आया है। तो ये क्रॉस लगा हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं अब कैमरा रा फिल्टर पूरी इमेज पे अप्लाई है। अब अगर मैं शिफ्ट होल्ड प्रेस करके इस पे माउस का लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं इस एरियाज में कैमरा रा फिल्टर अप्लाई तो है लेकिन कम है। तो ये फर्क आप कर सकते हैं क्योंकि बहुत इमेजेस ऐसी होती हैं जिनमें हमें एक एरियाज में तो चेंजेस चाहिए होती हैं लेकिन दूसरे में नहीं चाहिए होती, तो उसमें हम इस तरह से मैनुअल एडजस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको जेपीजी इमेजेस के रिलेटेड ही कुछ चीज़ बताता जाऊँ। बाज़ दफ़ा हमारी इमेज में इस नीचे वाले एरिया में या टॉप पे या राइट साइड पे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ठीक नहीं होती हैं और उनमें टेक्निकल इशू होता है, लेकिन बाकी सारी इमेज बिल्कुल ठीक होती है। जैसे कि इस इमेज में यहाँ पे ये एक निशान है इस तरह का और जो कि अच्छा नहीं लग रहा, तो अब उसको रिमूव करना अगर तो मुश्किल है, कोई ऐसी चीज़ें होती हैं इमेज में, तो उसका तरीकाकार ये है कि आपने यहाँ से अपनी लेयर सिलेक्ट रखनी है और ये आपके पास है क्रॉप टूल, इसे आप सिलेक्ट करेंगे तो ये आपके पास क्रॉप का ऑप्शन आ जाएगा। उसके अलावा अगर आप अपने कीबोर्ड से सी प्रेस करेंगे तो भी ये ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप रेशो सिलेक्ट कर सकते हैं, आप अपनी इमेज को किस रेशो में रखना चाहते हैं। और अगर आप रेशो नहीं सिलेक्ट करना चाहते, आप इसको जस्ट फ्री फॉर्म क्रॉप करना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्लियर भी कर सकते हैं। अब देखो ये 16:9 है, तो अब मैं इमेज को सिर्फ टॉप से क्रॉप करना चाहता हूँ, लेकिन ये यहाँ से भी क्रॉप हो जाएगी क्योंकि रेशो को बराबर रखना है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि रेशो को बराबर ना रहे, तो फिर मैं जस्ट इसको ऐसे ड्रैग करूंगा और इंटर प्रेस करूंगा तो ये हमारी क्रॉप हो जाएगी। तो ये इतना एरिया खराब था तो मैंने यहाँ से इसे ड्रैग कर दिया, खत्म कर दिया। और हम यहाँ से ओके भी प्रेस कर सकते हैं, ये टिक वाला भी और इंटर से भी। तो इस तरह हम इमेज को क्रॉप भी कर सकते हैं। इसका बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप अपनी जेपीजी इमेजेस जो हैं उनको अच्छे से एडिट कर सकें। इस तरह की जो इलस्ट्रेशंस हैं उनको भी आप एडिट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस इलस्ट्रेशन में ये कुछ इशू हैं तो इनको भी आप खत्म कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये इमेज है, इस Ctrl+J से कॉपी बनाई और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये जो गड़बड़ है ये खत्म हो। तो उसका खत्म करने का तरीकाकार ये है कि यहाँ पे आपके पास एक टूल है लासो टूल, आपने ये सिलेक्ट करना है और जितने एरियाज में मसला है उसकी आपने रफ सिलेक्शन बना लेनी है, जरूरी नहीं है क्लोजअप सिलेक्शन हो। और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कंटेंट अवेयर फिल का, आपने ये प्रेस करना है और ये वहां से खत्म कर देगा और आपने ओके प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे देखें अभी तक भी मसला आ रहा है। तो फिर दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे आपके पास होता है क्लोन स्टैम्प टूल, ये आपने सिलेक्ट करना है और यहाँ पे मैं चाहता हूँ सारी इमेज ऐसी हो जाए, तो आपने यहाँ पे आल्ट प्रेस करके रखना है और जिस एरिया का आपने सैंपल लेना है वहां पे क्लिक करना है। तो अब उस चीज का हमारे पास सैंपल आ गया। अब हम माउस का राइट क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये हमारी सारी इमेज इस तरह की हो जाएगी। लेकिन ये एक मुश्किल प्रोसेस है और स्लो प्रोसेस है, आराम आराम से करना पड़ता है, बार बार सैंपल लेके। ठीक है, इसमें जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कंटेंट अवेयर फिल का वो आसान
आसान है। जैसे कि मैं ये लाइन ख़त्म करना चाहता हूँ तो मैं इससे इसकी इतनी सिलेक्शन लूँगा और मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और कंटेंट अवेयर फिल सिलेक्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लाइन ख़त्म हो गई है और ऐसे ख़त्म हुई है जैसे यहाँ पे कभी थी ही नहीं। और मैं चाहता हूँ ये ब्लू एरिया ख़त्म हो जाए तो मैं इसको यहाँ पे इतने को सिलेक्ट करूँगा और मैं कंटेंट अवेयर फिल लगा दूंगा। कुछ जगह पे ये ठीक से अच्छे से वर्क करता है और कुछ एरियाज में ये नहीं करता। और आप देखें जो भी चेंजेस ये करेगा वो न्यू लेयर पे आएंगी, हमारी मेन इमेज वैसे ही रहेगी, ये उसके ऊपर अप्लाई कर देता है। तो उसके बाद तरीका ये होता है कि आपने इस लेयर को और नीचे वाले लेयर दोनों को सिलेक्ट करना है। कंट्रोल प्रेस करके हम लेयर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आपने कंट्रोल प्लस ई प्रेस करेंगे तो दोनों लेयर्स मर्ज हो जाएंगी। ये कोशिश करें कि आप इतना ज़्यादा एरिया इकट्ठा सिलेक्ट ना करें, फिर अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते। आप थोड़े थोड़े एरियाज में ये अप्लाई करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास वो जो भी मसले मसाइल थे वो बिल्कुल ख़त्म हो गए। तो अगर आपकी इलस्ट्रेशन में थोड़ा बहुत मसला है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। वैसे इस इलस्ट्रेशन में काफ़ी ज़्यादा मसले हैं। मेरा मकसद जस्ट आपको एक्सप्लेन करना था कि कुछ इमेजेस में इस तरह की प्रॉब्लम्स फिक्स की जा सकती हैं। अब जेपीजी इमेजेस का फोटोशॉप का काम पूरा हो गया है। बाज़ दफ़ा जेपीजी इमेजेस जो हैं वो फोटोशॉप के अलावा भी एडिट की जा सकती हैं। उसका तरीका ये है कि इमेज को आपने ओपन करना है और यहाँ पे आपको विंडोज़ 10 और 11 में ये एक ऑप्शन मिलता है एडिट इमेज का। यहाँ पे आप क्लिक करें, लेकिन ये सिर्फ बहुत ही बेसिक इमेज के लिए है। इसमें आपको इसका क्रॉप का ऑप्शन मिल जाएगा। आप फ्री फॉर्म क्रॉप कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सिर्फ ऊपर से या नीचे से, और रेशो के हिसाब से क्रॉप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अब मैं ड्रैग करूंगा तो ये इसी रेशो में क्रॉप होगा, तो मैं इसको क्रॉप नहीं करना चाहता। और उसके बाद यहाँ पे हम इमेज को फ्लिप भी कर सकते हैं। ये इसमें कुछ बेसिक्स हैं। और इसके बाद यहाँ पे ये कलर्स का ऑप्शन है, ये सन का आइकन सा बना हुआ है और इसमें वो वाले ऑप्शन मौजूद हैं, कंट्रास्ट वाला, सैचुरेशन वाला, लेकिन इसमें बहुत लिमिटेड ऑप्शन हैं। उसके बाद यहाँ पे एक काम की चीज़ है और वो ये वाली है इरेज टैब। इसको आपने प्रेस करना है और यहाँ से आपने ब्रश का साइज एडजस्ट कर लेना है। अब इमेज से हम ये इमेज की नंबर प्लेट कार की ठीक नहीं है और हम चाहते हैं कि ये ख़त्म हो। अगर आपकी कार की इमेज बना रहे हैं और अगर उसकी नंबर प्लेट ठीक भी है तो फिर भी कोशिश करें कि उसको रिमूव कर लें, क्योंकि वो कॉपीराइट का इशू आ सकता है इसमें, या फिर उसमें ये प्राइवेट प्रॉपर्टी कंसीडर की जा सकती है। तो जैसे ही हम एरिया सिलेक्ट करेंगे ये ऑटोमेटिकली उसको प्रोसेस करना शुरू कर देगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने वो एरियाज बैकग्राउंड के साथ मैच कर दिया है। और उसके बाद यहाँ पे आपको सेव एज अ कॉपी भी कर सकते हैं, और अगर आप डायरेक्ट सेव करेंगे तो ये आपकी ओरिजिनल इमेज पे ही सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो चेंजेस की थी वो यहाँ पे हो चुकी हैं। तो अगर आपने बहुत बेसिक एडिटिंग करनी है तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमारा जेपीजी इमेजेस का काम पूरा हो गया है। अब हम मूव करते हैं पीएनजी की तरफ। अब हमने पीएनजी इमेज बनानी है, तो मैं ये कार वाली इमेज ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने अनलॉक किया और कंट्रोल प्लस जे प्रेस किया। अब बैकग्राउंड रिमूव करने के बहुत ज़्यादा तरीके हैं और ये इमेज पे डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी इमेज है, किस तरह की इमेज है और आप किस तरह बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं उसका। तो ये एक कार की इमेज है। इसका सबसे सिंपल और आसान तरीका बैकग्राउंड रिमूव करने का ये है, ये जो 2020 और उसके बाद के मॉडल हैं उसमें ये ऑप्शन है सिलेक्ट सब्जेक्ट का। तो इसको आप प्रेस करेंगे तो ये आपका सब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली एआई सिलेक्ट कर लेगा। ये सिलेक्ट हो गया, आपने जस्ट कंट्रोल प्लस जे प्रेस करना है। अब ये लेयर्स को यहाँ पे ऑफ करेंगे तो हमें नजर आएगा कि ये हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। लेकिन इसमें मसला ये है कि इसके एजेस पे कुछ वाइट एरियाज रह जाते हैं, ये एजेस ठीक नहीं होते, जैसे कि अभी तो हमें नजर नहीं आ रहे। लेकिन मैं यहाँ पे आपको कलर एडजस्टमेंट लेयर्स में यहाँ से एक सॉलिड कलर लगा के दिखाता हूँ। इसको मैं यहाँ पे नीचे ड्रॉप करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाइट एजेस, ये सारे हमें पूरी इमेज में ये वाइट एजेस नजर आ रहे हैं और इस तरह अगर होंगे तो इमेज अप्रूव नहीं होगी। अब इनको खत्म करने का तरीका ये है कि जब आपने सिलेक्शन कर ली है अपनी इमेज की, जैसे कि ये सिलेक्शन हो चुकी है, तो सिलेक्शन होने के बाद आपने एक काम ये करना है, यहाँ पे सिलेक्ट में जाना है और मॉडिफाई के अंदर यहाँ पे एक ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्ट का। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है सुकड़ना। तो हमारी जो ये आउटलाइन जो हमारी सिलेक्शन है वो अंदर की तरफ थोड़ी थोड़ी चली जाएगी। कितनी जाएगी वो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि हमने कितने पिक्सल्स सिलेक्शन को अंदर की तरफ लेके जाना है। तो मैं जस्ट 2 पिक्सल्स लेके जा रहा हूँ और ओके प्रेस करूंगा। अब आपको कोई फर्क नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन आपको मैं जूम करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं ये इतना एरिया छोड़ दिया गया है, ये इतना एरिया डिलीट हो जाएगा। अब अगर मैं कंट्रोल प्लस जे प्रेस करता हूँ नीचे वाली लेयर्स ऑफ करके, यहाँ पे आपको सॉलिड कलर लगा के दिखाता हूँ तो आपको कोई वाइट नजर नहीं आएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी तरह का कोई वाइट नहीं है, बिल्कुल मिक्स हो चुका है बैकग्राउंड के साथ। तो इस तरह आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है, आपकी इमेज के साथ वाइट एरियाज ना हो। अभी हमने इसके कलर्स भी करेक्ट करने हैं। अगर आप पीएनजी कर रहे हैं तो उसके भी आपने कलर्स उसी तरह ही एडजस्ट करने हैं जिस तरह मैंने आपको जेपीजी इमेज के लिए
बताया है। और ये जो आपने कैमरा रॉ फिल्टर ओपन करना है ये उसी लेयर पे करना है जिस पे आपकी इमेज अवेलेबल है। तो ये हमारे कलर्स भी करेक्ट हो गए हैं। इस इमेज में हमें यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, अब हम इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लासो टूल सिलेक्ट करेंगे और इस तरह करके इसकी रैंडम सिलेक्शन कर लेंगे और माउस का राइट क्लिक करेंगे और हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कंटेंट अवेयर फिल का। अगर ये ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलता तो एडिट के अंदर भी ये ऑप्शन होता है कंटेंट अवेयर फिल का। इसको आप अप्लाई करेंगे और ओके प्रेस कर देंगे तो आप देख सकते हैं ऐसा सेम हो गया जैसे यहाँ पे कुछ था ही नहीं। दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल ई से मर्ज कर लेना है। ये हमारी इमेज रेडी होगी है, लेकिन आप देख सकते हैं इसका टॉप में एरिया ज्यादा है और नीचे कम है। तो अब आप अपने इस इमेज को आपने सिलेक्ट करना है, ये इसका मूव टूल है, वी से ये आता है, उससे आपने अपनी इस इमेज को पकड़ना है और इसे ऊपर की तरफ लेके जाना है। अब आपको यहाँ पे पिंक लाइन सी नजर आ रही है, इन्हें स्मार्ट गाइड्स बोलते हैं, ये आपने ऑन रखनी है। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी इमेज का सेंटर क्या है और ये आपके सेंटर में प्लेस हुई है या नहीं हुई। ये यहाँ पे व्यू के अंदर आप जाएंगे और यहाँ पे एक्स्ट्राज के नीचे यहाँ पे शो और ये स्मार्ट गाइड का ऑप्शन है, ये आपने ऑन रखना है। और ये स्नैप भी आपने ऑन रखना है। इससे ये होता है कि अगर आप अपनी इमेज को ऊपर नीचे कर रहे हैं, जब ये एग्जैक्ट जगह पे आएगी तो ये ऑटोमेटिकली वहां पे कुछ देर के लिए लॉक हो जाएगी। अब फिर आप माउस को मजीद मूव करेंगे तो फिर ये मूव होती है। तो इस तरह हमें इसे प्लेस करने में आसानी रहती है। उसके बाद मैं कंट्रोल शिफ्ट एस प्रेस करूंगा और इस दफा मैं इसे PNG सेव कर रहा हूँ। ये वाला फॉर्मेट आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आप फाइल में जाके यहाँ पे सेव एज अ कॉपी का ऑप्शन या सेव एज का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे PNG का ऑप्शन नहीं आ रहा तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपने एज अ कॉपी वाला टिक लगा लेना है। तो मैं यहाँ से PNG सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मैं इसको सेव कर दूंगा। कार या कोई भी चीज, लैपटॉप, PC, मोबाइल या कोई भी ऐसी चीज है जिसमें किसी कंपनी का लोगो है तो वो लोगो आपने लाजमी रिमूव करना है। यहाँ पे ये एक क्रेडिट कार्ड की इमेज है तो ये भी सिंपल है और इसको भी हम आसानी से ये ऑटो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके इसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें ये मैंने सिलेक्ट किया लेकिन इसने सिलेक्शन बहुत बेकार सी कर दी है। तो ऐसा इस वजह से हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लेयर कार वाली सिलेक्ट थी, जिस पे आप काम कर रहे हैं उसी लेयर को सिलेक्ट करें। और अगर आपको ये ऑप्शन शो नहीं होते यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड वाले तो आपने देखना है अगर आपका यहाँ पे स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाला ऑन होगा तो वो ऑप्शन शो नहीं होंगे। तो आपने यहाँ से रास्टराइज लेयर कर लेना तो आपको वो ऑप्शन शो हो जाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं इसने सिलेक्शन कर ली है लेकिन यहाँ पे देखें तो इसने कुछ एरियाज छोड़ दिए हैं। तो मैंने आपको बताया है कि ये क्विक सिलेक्शन टूल है जिसकी शॉर्ट कमांड W है और आपने आल्ट होल्ड करके रखना है और जो एरियाज खत्म करने हैं उन पे आपने माउस से ड्रैग करना है। अगर ज्यादा हो गए तो फिर आपने शिफ्ट होल्ड करके रखना है और जो एरियाज आप चाहते हैं ऐड हों वो ऐड हो जाएंगे। तो ये हमारी सिलेक्शन हो चुकी है। कंट्रोल+J से हमारे पास इसकी कॉपी आ जाएगी। अब इसमें मसला ये है कि ये एक वीजा का लोगो है तो ये लोगो हमें नहीं चाहिए, ये कंपनी है। तो इसको हम सिलेक्शन करेंगे रफ सिलेक्शन और यहाँ पे हम कंटेंट अवेयर फिल से ये रिमूव कर देंगे। रिमूव हो गया और आप देख सकते हैं ये एक न्यू लेयर पे है। तो अब आपने दोनों लेयर को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल E से मर्ज कर देना है। अगर आपके फोटोशॉप वाले में कंटेंट अवेयर फिल का ऑप्शन नहीं है तो ये जो क्लोन स्टैम्प टूल है मैं आपको यहाँ पे यूज करके दिखाता हूँ। यहाँ से आपने आल्ट प्रेस करके सैंपल लिया और यहाँ पे आपने ड्रैग करना शुरू कर दिया। फिर आपने सैंपल यहाँ से लिया। इसमें अगर आप अच्छे रिजल्ट चाहते हैं तो सैंपल बार बार लें, जो उसके पास वाली जगह है उनका सैंपल लें तो फिर रिजल्ट इसके ठीक देखने को मिल जाते हैं। तो ये इस तरह हम रिमूव कर सकते हैं। ये सिर्फ उस वक्त के लिए है जब आपके पास कंटेंट अवेयर फिल का ऑप्शन ना हो, क्योंकि कंटेंट अवेयर फिल जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप यहाँ पे देखें लेसो टूल अगर हम मूव करते हैं तो ऊपर से भी सिलेक्शन हो जाती है ठीक से, या फिर ये नंबर ठीक से सिलेक्ट नहीं होते। तो इस काम से बचने के लिए हमारे पास यहाँ पे है पॉलीगोनल लेसो टूल। इसका काम ये है कि अगर हमने लगा दिया तो ये सीधी स्ट्रेट लाइन में सिलेक्शन करेगा और राइट क्लिक करके उसी तरह आपने कंटेंट अवेयर फिल यूज करना है। और यहाँ पे देखें ये वर्क नहीं कर रहा, उसकी वजह ये है कि लेयर ऊपर वाली सिलेक्ट है, दोनों लेयर्स को पहले मर्ज करना जरूरी है। अब आपने यहाँ पे ये अप्लाई करना है कंटेंट अवेयर फिल। यहाँ पे एक डिलीट एंड फिल सिलेक्शन का ऑप्शन है, आपने ये यूज नहीं करना। तो यहाँ पे देखें ये ऑलमोस्ट 95% इसने करेक्ट काम किया है। तो यहाँ पे हम इसको दोबारा भी रन कर सकते हैं, ये सिर्फ इतने एरिया की सिलेक्शन करके। अगर ये इतना सा रहता भी है तो मसला नहीं है, इमेज अप्रूव हो सकती है। ये देखें बहुत कम रह गया है। अगर कोई सिलेक्शन आपने खत्म करनी है तो कंट्रोल+D प्रेस करना है। ये क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो भी लिखा हुआ है ये भी ठीक नहीं लिखा हुआ, तो इसको भी हम यहाँ से ऐसे रिमूव कर सकते हैं। अब सारा कुछ रिमूव कर दिया है तो ये
इमेज अब हम क्या अपलोड करने वाले हैं। तो इस तरह तो ये बहुत खाली सा लग रहा है, तो इसका एक तरीका ये है, अब यहाँ से आप टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करें और यहाँ पे टेक्स्ट का साइज थोड़ा सा बड़ा कर लें। Ctrl+T प्रेस करने से इसके ये वाले ऑप्शंस आ जाते हैं, इसको बड़ा छोटा करने वाले। तो हमने इसको इतना बड़ा कर लिया है। डबल क्लिक करेंगे इस पे तो इसका ये एडिट मोड ऑन हो जाएगा। अब मैं इस पे रैंडम 4 दफ़ा एक एक, तो ये कलर हमने वाइट सिलेक्ट कर लिया। लेकिन अब देखें हमारी जो क्रेडिट कार्ड की इमेज है वो तो पर्सपेक्टिव में है, लेकिन ये टेक्स्ट जो है वो पता चल रहा है कि ये ऊपर से ऐड किया गया है। तो इसका भी हल है हमारे पास, लेकिन पहले हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद हमने इस टेक्स्ट वाली लेयर को यहाँ पे प्लेस करना है और यहाँ पे हमने ये बैकग्राउंड वाली लेयर एक दफ़ा ओपन कर लेनी ताकि हमें वाइट नज़र आए। और यहाँ पे हमने टेक्स्ट वाली लेयर पे कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखना है, होल्ड करके, और आपको अपने यहाँ पे एक छोटा सा बाउंड्री नज़र आ रही है। इसका मतलब अगर हम लेफ्ट क्लिक करेंगे तो हमारी इस लेयर पे जो भी चीज़ होगी उसकी सिलेक्शन हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नंबर सिलेक्ट हो चुके हैं। जैसे कि मैं Ctrl+D प्रेस करके अगर आपको इसकी सिलेक्शन करनी है तो इस लेयर पे आएंगे और जैसे कंट्रोल होल्ड करके सिलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं इसकी सिलेक्शन बन चुकी है। तो इसी तरह हमने इसकी टेक्स्ट की सिलेक्शन कर ली है। अब आपने सिलेक्शन करने के बाद टेक्स्ट वाली लेयर सिलेक्ट रखनी है और आपने Ctrl+C प्रेस करके इस टेक्स्ट की कॉपी बना लेनी है। कॉपी बनाने के बाद आपने टेक्स्ट वाली लेयर को ऑफ कर देना है और Ctrl+D से ये सिलेक्शन भी खत्म कर देनी है और वापस से अपनी ये क्रेडिट कार्ड वाली लेयर सिलेक्ट करनी है या जिस लेयर पे आप ऐड करना चाह रहे हैं। और यहाँ पे आपने जाना है फिल्टर के अंदर और यहाँ पे ऑप्शन है वेनिशिंग पॉइंट का, और यहाँ से आपने इसकी सिलेक्शन बना लेनी है। कॉर्नर्स राउंड हैं लेकिन आप यहाँ से राउंड कॉर्नर सिलेक्ट नहीं कर सकते, तो आपने जस्ट इसकी स्ट्रेट कॉर्नर से ही सिलेक्शन बना लेनी है। सिलेक्शन कंप्लीट होने पे आपने Ctrl+V प्रेस करना है। Ctrl+V से आपका टेक्स्ट ड्रॉप हो जाएगा, आपने इसे यहाँ पे ड्रॉप करना है। जैसे ही ये हमारे इस एरिया के अंदर आएगा तो ये ऑटोमेटिकली पर्सपेक्टिव में चला जाएगा। हम इसे Ctrl+T से इसे यहाँ से छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे एडजस्ट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट हमारा ऐड हो चुका है। ये हमारा टेक्स्ट जो है पर्सपेक्टिव में लग चुका है, लेकिन अभी भी पता चल रहा है कि ये बाद में ऐड किया गया है। तो अब इसका तरीकाकार ये है कि यहाँ से ओपेसिटी कुछ कम कर दें, तो अब ये उसके साथ मैच हो गया। और यहाँ पे बाज़ दफ़ा ये फिल्टर्स अप्लाई करने से भी पता चलता है, और कोई फिल्टर अच्छे से ओवरले जो है ये वर्क कर जाए तो इस तरह ये मिक्स भी हो जाता है। तो अब देखने में लग रहा है कि ये सेम इसी तरह ही है। तो अब हमने इसको एज अ PNG सेव कर लेना है और इसको हम एज अ इलस्ट्रेशन ही अपलोड करेंगे। तो ये मैंने आपको 2 तरीके बता दिए, कुछ एडिटिंग वगैरह की टिप्स वगैरह बता दी हैं। अब यहाँ पे एक तरीका है बैकग्राउंड रिमूव करने का, और वो है सबसे मुश्किल तरीका, लेकिन उसमें हमें सबसे अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और ये जो तरीका है ये आप सीख सकते हैं, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है और आपने ये तरीका ज़्यादा इमेजेस पे यूज़ नहीं करना। ये तभी यूज़ करना है जब आपकी इमेज बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो। और ये तरीका है पेन टूल का, पेन टूल से बैकग्राउंड रिमूव करना। तो मैं आपको जस्ट सिंपल बता रहा हूँ। पेन टूल सिलेक्ट किया P से और इसकी आपने सिलेक्शन बनानी है। पेन टूल से एक क्लिक करना है आप किसी भी जगह पे, दूसरा क्लिक करके आप इसको ड्रैग करेंगे ऊपर नीचे ऐसे लंबा और छोटा, तो ये उसी हिसाब से हमारी कर्व बनेगी। फिर आपने छोड़ देना है और फिर आपने आगे क्लिक करना है और इसी तरह ड्रैग करना है, तो ये कर्व बनती जाएगी। इस तरह करके हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा होता ये है कि जैसे कि मैं इसको यहाँ पे ऐसे ड्रैग करके ये कर्व हमारी बन गई है, लेकिन अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये कर्व बन रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ से इस पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन बने, कर्व ना बने। तो ये कर्व बन रही है, तो उसका तरीकाकार ये है कि आपने Alt होल्ड करके रखना है कीबोर्ड से और यहाँ पे क्लिक करना है, तो ये इसका पिछला लिंक ब्रेक हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो इस तरह हम लिंक ब्रेक कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, लेकिन मैं इसको ऐसे ड्रैग करूंगा तो ये सिर्फ उसी वक्त ही राउंड होगा। तो ये भी बाज़ दफ़ा बहुत काम में आता है। ये तो हमारे पास इमेज कुछ इस तरह राउंड सी है जिसमें हमें ज़रूरत नहीं पड़ रही लिंक ब्रेक करने की, लेकिन ये ज़रूरत हमें बहुत दफ़ा पड़ती है। तो मैं इसकी जस्ट जल्दी से रफ सिलेक्शन बना लेता हूँ। आपको कुछ चीज़ मैं इसमें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि आपको समझ आ जाएगी, तो बहुत फ़ायदेमंद रहेगी आपके लिए। तो ये मैंने पेन टूल से एक रफ सी सिलेक्शन बना ली है, और यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये कुछ एरिया जो है मैंने खुद छोड़ा है जानबूझ के, और इसका मकसद ये है कि अगर आपने सिलेक्शन बना ली है और आपको लगता है कि ये तो गलत हो गई, तो अब ऐसा नहीं है कि आपको सारी दोबारा बनानी पड़ेगी। इसका सिंपल सा काम ये है कि आपने A प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से, या फिर आपको यहाँ पे ये ऑप्शन मिलेगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का। ये जब आप सिलेक्ट करेंगे और इस पाथ पे कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो ये इसके सारे पॉइंट्स आपको नजर आएंगे। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला, इनको एंकर पॉइंट्स बोलते हैं, ये वाला
नीचे आ जाए। तो हमने इस पे क्लिक करना है और इसे नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो आप देख सकते हैं ये नीचे की तरफ आ गया है। इसको भी मैं चाहता हूँ कि ये कुछ नीचे को आ जाए, तो इस तरह हम इनको एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि इधर से तो ये और नीचे ना आए, लेकिन ये वाले सिर्फ नीचे आए, तो यहाँ से तो ये सारा नीचे आ रहा है। तो उसका तरीकाकार ये है, ये जो हैंडल नजर आ रहा है इसको मैं यहाँ पे नीचे लेके आऊंगा। अब आप देख सकते हैं इसको मैं नीचे ला रहा हूँ तो इसकी दूसरी साइड भी साथ लिंक है, एक नीचे आती है तो दूसरी ऊपर जाती है। तो मैं ऐसे नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि इधर वाली जो है वो फिक्स रहे। तो आपने आल्ट होल्ड करके रखना है और इस हैंडल को आप ड्रैग करेंगे तो अब सिर्फ यही साइड ही मूव होगी। तो इस तरह आप अपनी सिलेक्शन को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपने वापस से मूव टूल सिलेक्ट करना है और यहाँ पे पहले हम काम कर रहे थे लेयर्स पे, और यहाँ पे अब हमने ये पाथ सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे हमारे पास जो भी आप पेन टूल से सिलेक्शन बनाते हैं वो हमारा पाथ बन रहा होता है। तो हमने इसको रीनेम कर लेना है। रीनेम करने का फायदा ये होता है कि ये पाथ सेव रहता है, ये खत्म नहीं होता। नहीं तो हम यहाँ पे लेयर्स पे जाके कोई और काम करते हैं तो वो वाला खत्म हो जाता है। अब ये पाथ हमारा सिलेक्ट है तो ये आपको सिलेक्शन का एक आइकन नजर आ रहा है। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारी सिलेक्शन बन चुकी है। ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर पेन टूल सिलेक्ट रखना है आपने और माउस का राइट क्लिक करना है और यहाँ से आपने मेक सिलेक्शन सिलेक्ट करना है और यहाँ पे फेदर आपने 0 ही रखना है और ओके प्रेस कर देना है। तो ये सिलेक्शन बन गई है। सिलेक्शन बनने के बाद आपने वापस लेयर्स पे आना है, अपनी लेयर को सिलेक्ट करना है और Ctrl+J प्रेस करना है। तो हमारी जो इमेज है उसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके कोई भी व्हाइट एजेस हमें शो नहीं हो रहे। तो एक तो ये फायदा होता है कि इसमें जो सिलेक्शन होती है वो बहुत क्लियर होती है। और इसका जो दूसरा फायदा है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। इसको मैं खत्म कर रहा हूँ और ये वापस से मैंने दूसरी इमेज लगाई और ऑटो बैकग्राउंड रिमूव कर रहा हूँ मैं इसका, आपको डिफरेंस दिखाने के लिए। ये प्रोसेस जो है इसके लिए आप फाइवर पे सर्विस भी दे सकते हैं किसी भी इमेज का क्लियर क्रिस्प बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए। तो मैंने ये लेयर सिलेक्ट किया और Ctrl+J प्रेस किया, नीचे वाली लेयर्स मैं खत्म कर रहा हूँ। तो अब ये ऊपर जो हमने बैकग्राउंड रिमूव किया था इसको मैं नाम दे देता हूँ मैनुअल, ताकि पता रहे कौन सा हमने खुद रिमूव किया और कौन सा ऑटो रिमूव किया है। तो अब यहाँ पे ये जो आपको इमेज की सिलेक्शन नजर आ रही है ये मैनुअल है, हमने मैनुअल से इसको ट्रेस किया है। तो आप देख सकते हैं क्लियर एजेस नजर आ रहे हैं, बिल्कुल शार्प एंड क्रिस्पी एजेस हैं। और यहाँ पे मैं मैनुअल को ऑफ कर रहा हूँ और ये आप देख सकते हैं ऑटो वाले में ये किस तरह के एजेस नजर आ रहे हैं। तो ये एजेस से इमेज सॉफ्ट हो जाती है और बाज दफा अप्रूव नहीं होती। तो मैनुअल में ये मसला होता है। यहाँ पे देखें तो कॉर्नर्स में ये कुछ छोड़ भी जाता है वाइट एरियाज, तो जिनको फिर हम मैनुअली एडजस्ट तो कर सकते हैं। जैसे कि इस इमेज में इसने छोड़ा है तो हम यहाँ पे एक ऐड करेंगे लेयर मास्क। ये लेयर मास्क ऐड हो गया है वाइट और यहाँ पे हमने ये ब्लैक रखना है और ब्रश टूल हम मूव करेंगे, जो एरिया में नहीं चाहिए तो वो खत्म हो जाएगा। यहाँ पे आप देखें तो ये कम कम खत्म हो रहा है। तो उसकी वजह ये है कि हमने पहले यहाँ पे ओपेसिटी और फ्लो कम किया था। तो ये 100 पे रखना है जब आपने कुछ एरियाज रिमूव करने हैं इमेज से। तो अब ये एरियाज रिमूव हो गए। अगर गलती से आपका ब्रश ऐसे आगे आ जाता है तो अब ऐसा नहीं है कि आपको सारा काम दोबारा से करना पड़ेगा, आपने जस्ट Shift+X प्रेस करना है और यहाँ पे कलर वाइट लगा देना है और अब आप जिस एरियाज पे मूव करेंगे वो वापस आ जाएगा। तो ये कुछ तरीकाकार हैं, मैनुअल और ऑटो ट्रेस में कुछ फर्क है, लेकिन आपने पेन टूल का जो काम है वो एडोबी स्टॉक के लिए नहीं करना, सिर्फ उसी वक्त करना है जब बहुत जरूरी हो। तो ये कुछ तरीकाकार थे इमेजेस को PNG में कन्वर्ट करने के फोटोशॉप से। तो अब दूसरा मेथड जो है वो है कैनवा से इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना और इमेज को PNG बनाना। तो उसके लिए आपको कैनवा प्रो चाहिए होगा जो कि आपको आसानी से मिल जाता है, जिसमें कैनवा एजुकेशन से भी काम चल जाता है। और आपने यहाँ से कस्टम साइज सिलेक्ट करना है और कस्टम साइज में आपने वो साइज सिलेक्ट करना है जो आपकी इमेज का है। यहाँ पे आप इमेज के ऊपर अपना कर्सर लेके आएंगे तो आपको डायमेंशंस में इसकी विड्थ और हाइट नजर आ जाएगी। तो आपने वो कस्टम साइज यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। मैंने वो सिलेक्ट कर लिया है और उसके बाद यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड पे ये अपलोड वाला ऑप्शन नजर आएगा। यहाँ से आप अपनी इमेजेस अपलोड कर सकते हैं या आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एडिट इमेज के अंदर ये बैकग्राउंड का ऑप्शन है, वो आप अप्लाई करेंगे तो इसका बहुत जल्दी बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। ये आपके इंटरनेट कनेक्शन पे डिपेंड करता है। अब PNG इमेज को आपको वापस से फोटोशॉप में कलर एडिट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये एडजस्टमेंट के अंदर इसके कलर्स एडिट के ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो आपने यहाँ पे इसकी सैचुरेशन थोड़ी सी ज्यादा कर देनी है, थोड़ा सा कंट्रास्ट बढ़ा देना है। और इसमें एक फायदे की चीज ये है कि इसमें शार्पनेस का ऑप्शन भी मौजूद है, तो ये भी आपने लाजमी अप्लाई करना है अगर आपकी इमेज अच्छे से फोकस नहीं
नहीं होती। तो यहाँ पे आपने शेयर पे क्लिक करना है, ये डाउनलोड पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड पे चेक लगाना है। इससे क्या होगा, आपकी इमेज जो है वो बगैर बैकग्राउंड के पे सेव होगी। और पीएनजी क्रिएट करने का मकसद ही यही होता है कि वो बगैर बैकग्राउंड के सेव हो। और अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो या तो आपकी इमेज वाइट में सेव होगी या फिर यहाँ पे अगर आपने कोई भी बैकग्राउंड सिलेक्ट किया हुआ है तो फिर वो बैकग्राउंड शो होगा। लेकिन अब अगर ये बैकग्राउंड पीछे लगा हुआ भी है और मैं यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंट लगा देता हूँ तो ये ट्रांसपेरेंट में ही सेव होगी। आपने ये सेव डाउनलोड सेटिंग पे चेक लगा देना है। इससे ये होगा कि आपको हर दफा ये चेक नहीं लगाना पड़ेगा। और फाइल टाइप आपने यहाँ से पीएनजी सिलेक्ट करनी है और डाउनलोड प्रेस कर देना है। ये प्रोसेस खुद ब खुद होता रहेगा, आप इसको खत्म भी कर दें तो ये बैकग्राउंड में चलता रहता है। तो यहाँ से मैं इस इमेज को डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगी और यहाँ से आप इमेज मूव टू ट्रैश भी कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे ये एक और इमेज है, इसको मैं इसी तरह यहाँ पे ला रहा हूँ और उसी तरह एडिट फाइल के अंदर हम जाएंगे और बैकग्राउंड रिमूव करेंगे इसका। तो बहुत आसानी से बैकग्राउंड रिमूव हो गया है। यहाँ पे हम शेडोज भी अप्लाई कर सकते हैं, ड्रॉप शेडो बाज दफा पीएनजी पे अच्छे लगते हैं तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। तो मैं शेडो नहीं लगा रहा, जस्ट आपको बताने के लिए ये किया है और मैं इसको ऐसे ही यहाँ से डाउनलोड कर रहा हूँ। तो इस तरह बहुत आसानी से आप बहुत स्पीड से बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। तो ये हमारा कैनवा का काम भी हो चुका है। तो हमारी इस वीडियो के 2 टॉपिक्स मुकम्मल हो चुके हैं, जेपीजी इमेजेस को एडिट करना, पीएनजी इमेजेस के बैकग्राउंड रिमूव करना कैनवा और फोटोशॉप दोनों में। और अब तीसरा एक तरीका होता है एडोबी स्टॉक में, मैं आपको पहली क्लास में दिखा चुका हूँ जहाँ पे मैंने इनसाइट्स टैब में बात की थी कि लोग किस तरह की वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। तो वहाँ पे मैंने दिखाया था कि लोग इमेजेस के सेट अपलोड करते हैं। क्योंकि जो एआई टूल्स हैं वो हमें 4 इमेजेस बना के देते हैं एक ही तरह की, तो हम एडोबी स्टॉक पे सिमिलर इमेजेस अपलोड नहीं कर सकते कि चारों अपलोड कर दें। तो उसके लिए फिर हम जो काम करते हैं वो होता है सेट बनाना, ताकि हमारी जो बाकी 3 इमेजेस हैं वो ज़ाया ना हो। तो जैसे कि मेरे पास ये एक एप्पल है जिसमें लीफ साथ है और एक में नहीं है, तो मैं इसको फोटोशॉप में ओपन कर रहा हूँ। तो ये इमेज फोटोशॉप में ओपन हो गई है। अब मैं यहाँ से सी प्रेस करूंगा जिससे क्रॉप टूल ओपन हो जाएगा और मैं इसे यहाँ से पकड़ के बड़ा कर दूंगा। तो ये इतना एरिया मेरी इमेज के साथ मजीद ऐड हो गया। और यहाँ पे अब इस एरिया में मैं एक दूसरे एप्पल की इमेज ला के पेस्ट कर दूंगा। इसका साइज मैं बड़ा कर दूंगा इसके ऊपर रख के, ताकि दोनों का साइज बराबर रहे और इमेज जो है वो अच्छी लगे। तो ये दोनों एप्पल्स मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिए और उसके बाद यहाँ पे आपने इमेज साइज में लाजमी जाना है। और यहाँ पे साइज जो है ये बहुत बड़ा हो गया है। इमेज साइज यहाँ पे आपको ये एस्टिमेट दिखा रहा होता है 95 MB, तो ये 50 MB से कम होना चाहिए। तो मैं शिफ्ट प्रेस करके रखूंगा और अपने कीबोर्ड से डाउन एरो की प्रेस करके रखूंगा तो ये 10-10 कम होता जाएगा। तो आपने विड्थ और हाइट जो है वो 4 मेगापिक्सल करनी है। 4 मेगापिक्सल कैसे होता है, अगर आपकी विड्थ 2000 और हाइट 2000 होगी तो वो 4 मेगापिक्सल बन जाएगा। दोनों का मिला के 4000 बनना चाहिए। तो मेरा ये ऊपर वाला सिर्फ विड्थ ही 4000 होगी है, तो ये बिल्कुल ठीक है। और साइज भी 50 MB से बहुत कम हो गया। रेजोल्यूशन 72 रखेंगे, ओके प्रेस कर देंगे। यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है, ये डिपेंड करता है कि आपके जो पीसी या लैपटॉप है वो कितना फास्ट है, उसमें रैम कितनी है। और इसमें अगर आपको इमेज इस तरह बहुत छोटी नजर आ रही है तो अगर आप कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे तो आपकी इमेज स्क्रीन पे फिट हो जाएगी। या इमेज बहुत बड़ी नजर आ रही है तो भी आप कंट्रोल 0 प्रेस करें। कंट्रोल शिफ्ट S प्रेस करेंगे, आप पीएनजी सिलेक्ट करेंगे यहाँ से और यहाँ पे आप लिख देंगे सेट ऑफ 2 राइप रियलिस्टिक एप्पल्स। यहाँ पे ये ऑप्शन शो होता है लार्ज फाइल का, तो मैं लार्ज फाइल में ही सेव करता हूँ, इससे इमेज पीएनजी जल्दी सेव हो जाती है। यहाँ पे अगर आपके पास कुछ इस तरह की इलस्ट्रेशन है तो उसके भी आप कलर्स वगैरह लाजमी इनहेंस करें। ये लो पॉली बैकग्राउंड है। तो अब हमारे पास पीएनजीज भी रेडी हो चुकी हैं और जेपीजी इमेजेस और इलस्ट्रेशंस भी रेडी हो चुकी हैं। तो अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन रह गया है वेक्टर क्रिएट करने का। तो वेक्टर क्रिएट करने के लिए लाजमी है कि जब आप क्रिएट कर रहे हैं, मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ कि आपने उसे मिनिमलिस्टिक और वेक्टर लिखना है प्रॉम्प्ट में, फिर ही वेक्टर बन के आएंगे। अब हमने इसको ट्रेस करना है। ट्रेस करने के लिए यहाँ पे हमारे पास सॉफ्टवेयर है एडोबी इलस्ट्रेटर। तो एडोबी इलस्ट्रेटर में आपने यहाँ पे न्यू फाइल सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने साइज विड्थ 2500 पिक्सल्स और हाइट भी 2500 पिक्सल सिलेक्ट करना है। ये आप इतना कर सकते हैं, इससे कम ना करें। इससे ज्यादा आप 4000 मल्टीप्लाई बाय 4000 भी कर सकते हैं। अगर आप कोई बैनर वगैरह बनाना चाहते हैं तो आप ये वाला भी सिलेक्ट कर सकते हैं 5000 मल्टीप्लाई बाय 3000। तो इस तरह आपने सिलेक्ट करना है। कलर मोड RGB रखना है, रास्टर इफेक्ट 32 रखना है। यहाँ पे
बहुत से लोग समझते हैं कि अगर हम इसको ज़्यादा कर लेंगे तो इमेज की क्वालिटी बढ़ जाएगी। मोस्टली जेपीजी इमेजेस में फोटोशॉप में लोग ये काम करते हैं, तो ये नहीं करना आपने। सिर्फ ये बढ़ाने से इमेज की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, तो आपने यहाँ पे इसे क्रिएट कर लेना है। और अब हम जो क्रिएट करने वाले हैं वो है वेक्टर। तो ये हमारे पास जो आ चुका है इसको बोलते हैं आर्ट बोर्ड। ये भी बहुत लोगों को मसला रहता है आर्ट बोर्ड और आर्ट वर्क में। जिन वेबसाइट्स पे हमने वेक्टर अपलोड करने हैं वो हमारे आर्ट बोर्ड का साइज जो है वो भी 4 मेगापिक्सल से ज्यादा होना चाहिए, और आर्ट वर्क जो है वो भी 4 मेगापिक्सल से ज्यादा होना चाहिए। आर्ट वर्क वो होता है जो चीज हम यहाँ पे बनाएंगे। तो यहाँ पे ये इमेज मैंने प्लेस कर दी है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लूंगा। आपने आल्ट और शिफ्ट दोनों होल्ड करके इसको छोटा या बड़ा करना है, उससे इसकी रेशो बराबर रहेगी। अगर आप सिर्फ आल्ट प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इमेज खराब हो जाएगी, या अगर सिर्फ शिफ्ट प्रेस करेंगे तब भी ये ठीक नहीं वर्क करता बाज दफा। अब ये प्लेस होगी, लेकिन आपको यहाँ पे इस पे ये क्रॉस नजर आ रहा है, तो आपने यहाँ पे ये इम्बेड कर लेना है। इसको इम्बेड करने के बाद इसकी आप एक कॉपी भी बना सकते हैं आल्ट प्रेस करके। आल्ट होल्ड करके रखना है और माउस के लेफ्ट क्लिक करके आप इसकी जितनी मर्जी कॉपी बना सकते हैं। हमें सिर्फ एक ही कॉपी चाहिए, क्योंकि अगर इसमें कोई मसला हो जाए तो हमारे पास बैकअप रहे। तो अब यहाँ पे ये एक ऑप्शन है इमेज ट्रेस का। अगर आपको ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलता तो आप यहाँ से इसका चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से ये आपने एसेंशियल क्लासिक लगा लेना है, और अगर आप यहाँ पे नहीं मिलता तो यहाँ पे विंडोज के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा इमेज ट्रेस का, ये वाला। तो ये आपके सामने आ जाएगा। तो हमारी इमेज ये ब्लैक एंड व्हाइट है, तो हम यहाँ से ये मॉडल ब्लैक एंड व्हाइट रखेंगे। लेकिन अगर हमारा वेक्टर कलर्स वाला है तो हम यहाँ से कलर सिलेक्ट करेंगे। लेकिन ये याद रखें कि ये ऑटो इमेज ट्रेस का ऑप्शन सिर्फ 3 से 4 कलर्स वाली इमेज पे ही अच्छा वर्क करता है। अगर उससे ज्यादा कलर्स हों तो ये अच्छे से ट्रेस नहीं करता। उसके बाद जैसे ही हम यहाँ पे प्रीव्यू पे चेक लगाएंगे तो ये हमारी इमेज जो है वो वेक्टर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। और ये थोड़ा सा लोड लेती है ये काम। अगर आपका पीसी या लैपटॉप वो लो एंड हुआ तो वो ज्यादा टाइम लेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इमेज हमारी वेक्टर में कन्वर्ट हो चुकी है। अगर आपकी ठीक से ना हो रही हो तो आप इस स्लाइडर को कम या ज्यादा भी करके देख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको 54 कर दिया, तो ये ब्लैक एरियाज हमारे ज्यादा हो सकते हैं। और अगर इसको इतना ज्यादा कर दें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस तरह वर्क करता है। तो आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है एक्सपेंड का, हमने यहाँ पे एक्सपेंड कर दिया। अब ये हमारा वेक्टर रेडी हो चुका है। अब हमें ये इसका वाइट एरिया नहीं चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे एक टूल है मैजिक वांड टूल। ये क्या करता है, ये कलर से सिलेक्शन करता है। फोटोशॉप में भी होता है ये। तो हम ये वाइट सिलेक्ट करेंगे और डिलीट प्रेस कर देंगे, तो ये वाइट वाला सारा खत्म हो गया और ये हमारे पास वेक्टर आ चुका है। Ctrl+G प्रेस करेंगे, ये ग्रुप बन जाएगा एक, और इसको हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास ये वाले ऑप्शन होते हैं अलाइन टूल। ये अगर आपके पास यहाँ पे ना भी हो तो जब हम इमेज को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ऊपर भी ये शो हो रहा होता है। उसके अलावा यहाँ पे विंडोज से जाके हम ला भी सकते हैं। जो भी टूल आपको कमी महसूस हो रही हो आप यहाँ पे जाके वो देख सकते हैं, वो टूल यहाँ पे होगा। तो ये हमारा आ गया आर्ट वर्क। ये जो चीज आपको मूव होती नजर आ रही है ये हमारा आर्ट वर्क है। तो इसको हमने सेंटर अलाइन, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कर लेना है आर्ट बोर्ड में। ये आर्ट बोर्ड के अंदर रहना चाहिए। अगर ये कुछ इस तरह बाहर रहेगा तो हमारी इमेज अपलोड नहीं होगी। इसको अंदर रहना चाहिए। मैं इसको बड़ा और छोटा कर रहा हूँ, तो आप इसकी विड्थ और हाइट साथ में देख सकते हैं। 2000 से ज्यादा हो चुकी है, तो हमने इसको 2000 से ज्यादा ही रखना है। अगर हमारा आर्ट बोर्ड छोटा हो तो यहाँ पे ये एक टूल है आर्ट बोर्ड टूल, वो सिलेक्ट करके हम इसको बड़ा भी कर सकते हैं। जैसे कि हमारा आर्ट बोर्ड अगर इतना हो, तो अब तो हमारा ये आर्ट वर्क है वो 4 मेगापिक्सल बन ही नहीं रहा। अगर हम 4 मेगापिक्सल करते हैं तो ये आर्ट बोर्ड से बाहर चला जाता है। तो इसे आर्ट बोर्ड के बाहर ले जाएं और उसके बाद आर्ट बोर्ड सिलेक्ट करके उसको आर्ट बोर्ड को बड़ा कर लें। तो ये तरीका है। उसके बाद आप इसको कलर भी कर सकते हैं या ऐसे भी रहने दे सकते हैं। अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट वेक्टर्स पे काम कर रहे हैं तो उसके पीछे आपने कभी भी कोई बैकग्राउंड नहीं लगाना। बैकग्राउंड कैसे लगाते हैं, आपने यहाँ पे ये टूल सेलेक्ट किया और यहाँ पे आपने ये एक स्क्वायर बनाया इस तरह करके, और इसका कलर आपने सिलेक्ट कर दिया रेड, और इसको नीचे भेज दिया ऐसे। तो ये काम आपने कभी भी नहीं करना, कोई भी बैकग्राउंड नहीं लगाना। अगर आप सिंपल आइकॉन या सिंपल बैकग्राउंड पे काम कर रहे हैं, लोगोस पे काम कर रहे हैं, उसका फायदा क्या है मैं आपको बताता हूँ। अब इसको हमने करना है सेव। यहाँ पे फाइल में जाएंगे, यहाँ पे हम करेंगे सेव एज, और यहाँ पे सेव ऑन योर कंप्यूटर करेंगे, और यहाँ पे हम इसका जो फॉर्मेट है वो सिलेक्ट कर सकते हैं SVG या EPS, जो मर्जी कर लें। जो अगर आप इसको खुद से कोई वेक्टर बनाया है जिसे आप शटरस्टॉक पे भी करना चाहते हैं तो आप EPS सिलेक्ट करें, क्योंकि वो SVG नहीं एक्सेप्ट करता। लेकिन जो एडोबी स्टॉक है वो SVG भी एक्सेप्ट कर लेता है, AI भी एक्सेप्ट कर लेता है और EPS भी। तो मैं इसको EPS में सेव कर रहा हूँ। यहाँ पे यूज आर्ट बोर्ड का चेक अगर आप शटरस्टॉक पर कर रहे हैं तो ये चेक नहीं लगाना, लेकिन एडोबी स्टॉक के लिए आप ये लगा सकते हैं। फाइल नेम मैं इसका सिलेक्ट कर रहा हूँ कॉफी कप
ऐसी ब्लैक एंड व्हाइट इलस्ट्रेशन को सिलुएट बोलते हैं। ये हमारा ईपीएस आ गया। उसके बाद हमने इसे सेव करना है और यहाँ पे हमने इसे इलस्ट्रेटर 10 सेव करना है और कुछ भी चेंज नहीं करना और ओके कर देना है। तो यहाँ पे हम आ गए हैं एडोबी स्टॉक पे और मैं यहाँ पे आपको दिखाना ये चाहता हूँ कि हमने किसी भी इमेज का बैकग्राउंड क्यों नहीं लगाना। तो यहाँ पे मैंने वेक्टर्स का फिल्टर अप्लाई किया है। तो यहाँ पे ये वेक्टर आप देखें, इस वेक्टर के अंदर इसकी AI EPS फाइल भी अवेलेबल है। कस्टमर इसे EPS फाइल में भी डाउनलोड कर सकता है, JPEG फॉर्मेट में भी डाउनलोड कर सकता है और PNG में भी डाउनलोड कर सकता है। लेकिन जिसने इसे अपलोड किया उसने इसे सिर्फ EPS फॉर्मेट में अपलोड किया है। एडोबी स्टॉक ने इसका AI वाला भी मतलब इलस्ट्रेटर फॉर्मेट भी खुद से बनाया है, JPEG फॉर्मेट भी खुद से बनाया है और PNG भी खुद से बनाया है। तो ये फायदा रहता है बगैर बैकग्राउंड के वेक्टर बनाने के। ये भी सेम उसी तरह का है, वेक्टर है लेकिन बैकग्राउंड में नहीं है। तो इसका यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों फॉर्मेट में ये अवेलेबल है। तो ये हमारा वेक्टर बन चुका है। एक दूसरा तरीका भी है इमेजेस को या लोगोज को वेक्टर बनाने का, वो है मैनुअल ट्रेसिंग का। वो काम आपने नहीं करना क्योंकि उसमें बहुत टाइम लग जाता है। या कुछ AI टूल्स भी हैं जो कि हमारी AI इमेजेस को वेक्टर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं, जिनमें एक रिक्राफ्ट AI है। उससे क्रिएट की गई इमेज आप कमर्शियली यूज नहीं कर सकते, लेकिन उसके दूसरे टूल आप यूज कर सकते हैं। अब दूसरा मैनुअल तरीका ये होता है कि आप यहाँ से पेन टूल सिलेक्ट करें, F7 प्रेस करें। F7 से इसकी लेयर्स आती हैं, इसको आप लॉक कर दें इस लेयर को और न्यू लेयर आप यहाँ पे बनाएं। अब इस लेयर पे हम पेन टूल से ड्रा करेंगे। लेयर लॉक करने का मकसद ये था कि बाज दफा हम मूव टूल सिलेक्ट करते हैं और अगर लेयर लॉक ना हो तो हमने जितना बनाया हो ये ऐसे मूव हो जाए तो वो सारा खराब हो जाता है। तो इसलिए इसको एक ही जगह पे रहना चाहिए, जैसे हम छोटी क्लासेस में छापे लगाया करते थे बुक से, सेम वही काम हमने यहाँ पे करना है। तो हमने ये लेयर सिलेक्ट करनी है। अगर हमारी लॉक लेयर सिलेक्ट होगी तो इस पे पेन टूल वर्क नहीं करेगा, आपको पेंसिल के साथ एक क्रॉस का आइकन नजर आ रहा होगा। तो हमने ये लेयर सिलेक्ट करनी है। अब हम इसको यहाँ पे इस कॉर्नर से इसे ऐसे ट्रेस करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये आप पेन टूल चलाना सीख सकते हैं और फिर आप इस चीज की सर्विस भी दे सकते हैं फाइवर पे। आप इसको डायरेक्ट अचानक दूर दूर जस्ट ड्रॉप्स भी लगा सकते हैं और इसको बाद में हम मैनुअली एडजस्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं लगा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि ये जो सिलेक्शन है वो बहुत ही बेकार है। देख सकते हैं मैंने आधी सिलेक्शन बनाई है, क्योंकि आधी सिलेक्शन इसलिए बनाई है अगर हमारी इमेज सिमेट्रिकल हो, मतलब उसकी दोनों साइडें बराबर हों। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी दोनों साइडें बराबर हैं। राइट साइड पे भी ऐसा ही है, लेफ्ट साइड पे। तो फिर हमें दोनों साइडें ड्रा करने की जरूरत नहीं है। अब ये बन गई है। जब पाथ कंप्लीट हो जाए तो आपने Shift+C प्रेस करना है, उससे इसका कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल सिलेक्ट हो जाता है, ये वाला। इससे फिर हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि ये यहाँ से ठीक से ट्रेस नहीं हुआ तो हम यहाँ पे इसको ड्रैग कर सकते हैं इस तरह। यहाँ पे इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ कर सकते हैं और यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऐसे सिलेक्ट करके सेंटर से अंदर की तरफ ड्रैग कर सकते हैं। यहाँ से इसको थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं। A प्रेस करके हमारा ये एंकर पॉइंट गलत लगा है तो इसको भी हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा Shift+C प्रेस करेंगे और इसको यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। अब हमें यहाँ पे चाहिए था एक एंकर पॉइंट और यहाँ पे हमने लगाया नहीं, तो हम दोबारा P सिलेक्ट करेंगे और इस लाइन पे क्लिक करेंगे तो ये एंकर पॉइंट ऐड हो जाएगा। अब A प्रेस करेंगे और इस एंकर पॉइंट को यहाँ पे हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह हम मैनुअली चीज़ों को देख सकते हैं। और यहाँ पे देखें मैं दो तीन टूल एक ही दफ़ा में जल्दी से चेंज कर रहा होता हूँ, तो इसलिए शॉर्ट कमांड्स जो हैं वो आपके लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। अब मैं बार बार टूल्स बार में जाऊँ और वहाँ से सिलेक्ट करूँ तो वो बहुत मसला बन जाएगा। तो इस तरह करके जब हमारी सिलेक्शन बन जाएगी, मैं आपको जस्ट रैंडम बता रहा हूँ, तो इसको हमने सिलेक्ट करना है और यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे ट्रांसफॉर्म और यहाँ पे एक ऑप्शन है रिफ्लेक्ट का, वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हमने ये वर्टिकल सिलेक्ट करना है। वर्टिकल से ये ऐसे बनेगा और हॉरिजॉन्टल से ये ऐसे बनेगा, तो हमें ये चाहिए वर्टिकल में। और यहाँ पे हमने इसका एंगल 90 रखना है और कॉपी प्रेस कर देना है। कॉपी से जो हमारी पहली सिलेक्शन है वो सेम रहेगी। अगर हम कॉपी नहीं करेंगे तो हमारी पहली सिलेक्शन खत्म हो जाएगी। अब ये हमारी दोनों लेयर्स बन चुकी हैं, तो अब हमने इन दोनों को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे हमारे पास ये है पाथ फाइंडर का ऑप्शन। यहाँ पे ये पहला ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे तो ये जो सेंटर में लाइन आ रही थी वो खत्म हो जाएगी। अब ये हमारे पास एक ही शेप बन चुकी है और इसको हम Ctrl+C से कॉपी करेंगे और Ctrl+F से इसी की एक और कॉपी बना लेंगे। और अब हम जो ये बाहर वाली है उसका कलर सिलेक्ट कर देंगे और ये जो अंदर वाली लेयर है उसका कलर हम वाइट कर देंगे। तो इस तरह देख सकते हैं हमारे पास ये एक वेक्टर बन चुका है। इसकी हम F7 से नीचे वाली लेयर डिलीट कर देंगे अनलॉक करके, तो ये हमारे पास बन चुका है वेक्टर। अगर अब हम इसके सेंटर में यहाँ पे मजीद जितनी भी डिटेल्स अगर वहाँ पे भी हम ट्रेस करना चाहें तो कर सकते हैं, या यहाँ पे खुद से कुछ डिटेल्स ऐड करना चाहें तो वो भी हम मैनुअली कर सकते हैं। तो ये एक कोई भी एज अ टूल हम इसे एडोबी स्टॉक पर अपलोड कर सकते हैं एज अ वेक्टर।
वेक्टर। कोई भी आप वेक्टर बनाएं तो उसको आप सिलेक्ट करके उसकी विड्थ और हाइट लाजमी चेक कर लें कि वो 4 मेगापिक्सल से ज़्यादा होना चाहिए और आपका ये आर्ट बोर्ड से बाहर नहीं जाना चाहिए। उसके बाद हमने कंट्रोल शिफ्ट एस प्रेस करना है, सेव करना है इसको, और इसको भी हम एज अ ईपीएस सेव करेंगे। तो यहाँ तक हमारा इमेजेस को एडिट करना, पीएनजी इमेजेस के बैकग्राउंड रिमूव करना और वेक्टर क्रिएट करना और फिर उनको इमेजेस वेक्टर बना के उनको रियल वेक्टर में कन्वर्ट करना, ये सारी चीज़ें अब तक हम देख चुके हैं। आप ये वेक्टर देख सकते हैं, ये मैंने क्रिएट किया हुआ है। अब इस वेक्टर को मैं कर रहा हूँ यहाँ से छोटा। यहाँ पे देखें ये इतना छोटा हो गया है कि ये नज़र भी नहीं आ रहा ठीक से। तो अब अगर मैं इसको दोबारा से सिलेक्ट करता हूँ और बड़ा करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी में 1 इंच का भी फ़र्क नहीं पड़ा, सारी डिटेल्स वैसी की वैसी मौजूद हैं। तो ये फ़ायदा होता है वेक्टर का। तो यहाँ पे हमारी क्लास नंबर 2 मिनी क्लास भी कंप्लीट हो गई है। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि इन इमेजेस को, इन वेक्टर्स को अपलोड कैसे करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी, मिस नहीं करनी आपने।